हेलो नमस्कार दोस्तों। इस अध्याय में जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10 का पहला लेसन और 5 वीडियो जो आपके 5 पार्ट में अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया और उससे बनने वाली समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम पहले भी पढ़ा चुके हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो अधूरी रह गई हैं इस लेसन में, अब हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो ठीक है, चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। जल का वैद्युत अपघटन। ठीक है, जल का मतलब जल का, ठीक है, जल के बारे में बता रहा है। वैद्युत अपघटन मतलब बिजली की सहायता से तोड़ना, मतलब जल के हिस्से। हम जानते हैं जल का जो फार्मूला होता है H2O होता है, नोट कर लीजिएगा। अब इसको कैसे तोड़ा जाए, ठीक है। और जो विद्युत की अगर माध्यम से हम तोड़ रहे हैं तो वह होता है विद्युत अपघटन। ठीक है, देखिए, वैद्युत वियोजन मतलब बिजली की सहायता से तोड़ना, वियोजित करना, अलग अलग करना, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। तो आपको एक बीकर दिख रहा है, बीकर में 2 प्लेट लगे हुए हैं। एक प्लेट का नाम है एनोड, एक प्लेट का नाम है कैथोड, देख रहे हैं। और वह प्लस मतलब प्लस और माइनस, ठीक ना, एक बैटरी से जुड़े हुए हैं और बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है। इतना तो आपको दिख ही रहा होगा। जब जैसे बैटरी को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे, ठीक है, जो पानी को 2 हिस्से में बदल देगा। ठीक ना, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देख रहे हैं ना भैया, पानी का फार्मूला है। ठीक है, मतलब हम पानी 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक हाइड्रोजन से और एक ऑक्सीजन से। तो देख रहे हैं इस समीकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद हमारा जो एक पार्ट बना हुआ है हाइड्रोजन और दूसरा जो पार्ट है वो है ऑक्सीजन, 2 हिस्सों में हमारा जल टूट जाता है। तो इससे पता चलता है कि हम बिजली की सहायता से जल को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो बिजली की सहायता से तोड़े जाने वाले इस प्रक्रिया को हम जल का वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश में वियोजन। भाई सूर्य की प्रकाश, ठीक है, में वियोजन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश में टूटती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए, प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश की सहायता से वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन कौन सा उदाहरण, पहला है एल्युमिनियम क्लोराइड। देखिए फार्मूला जो है ना एल्युमिनियम क्लोराइड का, उसको नोट कर लीजिएगा। ये एल्युमिनियम क्लोराइड है और यह है क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। आगे है, देख रहे हैं एल्युमिनियम क्लोराइड AgCl को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम सूर्य के प्रकाश में किसको रखेंगे, AgCl को, तो हमारा Ag अलग, क्लोरीन अलग। ठीक है, अगर हम AgBr को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे या सूर्य के प्रकाश में गर्म करेंगे तो Ag अलग और Br अलग। देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ वियोजन चीज़ हो रही है, वियोजित हो रही है, 2 हिस्सों में टूट रही है। कोई भी पदार्थ है 2 हिस्सों में टूट रहा है, इस वजह से वियोजन नाम दिया गया है। और यह वियोजन, संयोजन, ये सब क्रियाएं आपको पढ़ाई गई हैं। आगे अब देख लीजिए, इस अभिक्रिया का उपयोग हम श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। आपने देखा होगा कि पहले फ़ोटो जो खींची जाती थी निगेटिव में खींची जाती थी, मतलब वह निगेटिव होती थी ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो उसमें इसका यूज किया जाता था। कभी कभी आप देखते होंगे एक्सरे में जो सूर्य के प्रकाश, कभी भी देखा होगा कि अगर आप एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरे को तुरंत सूर्य के प्रकाश में नहीं ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश क्या करता है कि एक्सरे में परिवर्तन ला देता है और हमारी रिपोर्ट खराब हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये भैया ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी, नाम से पता चला है, ऊष्मा को सोखने वाली अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसा रिएक्शन जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब एनर्जी चाहिए। ठीक है,
उस अभिक्रिया को होने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी वो अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। आई बात समझ में? यह होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। मतलब सोचिए जरा कि एक बहुत तेज रिएक्शन करने वाला पदार्थ है और एक कम रिएक्शन करने वाला पदार्थ है। दो रिएक्शन करने वाले पदार्थ है, एक अधिक पावरफुल और एक कम पावरफुल। तो क्या होता है कि जब रिएक्शन होता है ना, तो कम वाले पावरफुल जो तत्व है ना, अधिक वाला उसको हटा देता है। ठीक है, मतलब उसकी जगह से हटा करके खुद बैठ जाता है, मतलब खुद जुड़ जाता है। ठीक ना, मतलब हटाने की क्रिया विस्थापित कहलाती है, इस वजह से उसका नाम हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए जैसे आयरन मतलब लोहा, ये है SCuSO4 कॉपर सल्फेट, देख रहे हैं ना, यह परखनली है। परखनली में कॉपर सल्फेट का लिक्विड भरा गया है और देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उस परखनली में एक कील लगाई गई है लोहे की। ठीक है, लोहे की एक कील लगाई गई है और विलयन भरा है कॉपर सल्फेट का। तो होता क्या है कि भाई, जैसे ही हम कील को लटकाएंगे तो अब कॉपर, देख रहे हैं ना, यहाँ पर कॉपर है। कॉपर आयरन से कम क्रियाशील है, मतलब कॉपर को ये हटा करके खुद इसकी जगह पर बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब CuSO4 की जगह पर FeSO4 हो जाएगा। देखिए FeSO4 हो गया और कॉपर क्या हो गया बेचारा, अकेला हो गया। समझिए एक बार फिर से कि मतलब कॉपर तो कमज़ोर है, आयरन ज़्यादा पावरफुल है, तो कॉपर को हटा करके इसकी जगह पर आ गया और कॉपर हो जाता है अकेला। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक अधिक क्रियाशील अभिक्रिया दूसरे कम क्रियाशील तत्वों को हटा करके खुद उसका स्थान ले लेती है, तो इस प्रकार की क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। मतलब जैसे ही हम कॉपर सल्फेट में लोहा डुबोएं तो लोहे की कील का रंग बदल जाता है। ठीक है, भूरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कॉपर की अलग होना। यही कॉपर देख रहे हैं अलग हुआ था ना, तो ये अलग होकर जाएगा कहाँ, ऊपर जम जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो जाता है। और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? विलयन का रंग, नीले विलयन का रंग हरा हो जाता है। विलयन था नीला, हो गया रंग हरा। क्यों हो गया? वही पहले था CuSO4, बाद में बन गया FeSO4। इसका रंग होता है नीला और इसका रंग होता है हरा। ठीक है, तो वही हरा रंग तो होगा। अगला है द्विविस्थापन। वो केवल विस्थापन अभिक्रिया थी और ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या अंतर भाई? उसमें केवल एक तत्व हट रहा था ना, अब इसमें दो दो तत्व हटेंगे। मतलब एक तत्व को हटा करके दूसरा तत्व, दूसरा पहले वाले को हटा देगा। ठीक है, मतलब दोनों अपना जगह बदलेंगे। आगे देखते हैं, रिएक्शन समझेंगे। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इम्पोर्टेंट परिभाषा है, याद कर लीजिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो देखिए ये है Na2SO4 और ये है BaCl2। ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब रिएक्शन हुआ, ये हमारा होता है उत्पाद, ये होता है अभिकारक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Na2SO4 SA2 है, SA2 नहीं SO4 होना चाहिए। यह इक्वेशन यहाँ थोड़ी सी गलती है।
यहाँ पर SO4 होना चाहिए, ठीक है। तो Na2SO4 है। देखिए SO4 के साथ Na2 है ना, समझिए जरा, SO4 ये 4 है, SO4 के साथ Na2 है ना, ठीक है। और Cl2 के साथ क्या है, Ba है, बेरियम है ना। अब समझिए, देखिए Na2 Ba की जगह पर हो जाएगा और Ba कहाँ चला जाएगा, Na2। मतलब देखिए सोडियम अपनी जगह से हटा और बेरियम अपनी जगह से हटा, दो तत्व तो अपना जगह बदल रहे हैं ना, इस वजह से होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए SO4 की जगह पर क्या हो गया, SO4 की जगह पे Ba हो गया, तो ये देखिए BaSO4 हो गया। Cl क्या था, Cl की जगह पर Ba था, बट Na आ गया तो ये NaCl। बस भाई यही समझना है हमें कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होता है, नाम बता देगा, अभिक्रिया का नाम बता देगी कि किस अभिक्रिया में होता क्या है। बस आपको एक बार मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बेरियम सल्फेट के सफ़ेद विलयन, बेरियम सल्फेट के सफ़ेद विलयन अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। अवक्षेप मतलब बचा हुआ चीज़, इसलिए हम अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेप का मतलब कचरा जम जाना पेंदे में, ठीक है, बचा कुचा, इसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अगला पॉइंट है उपचयन और अपचयन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब हम समझते हैं इसको, उपचयन या अपचयन, ठीक है। पहले इसको छोड़िए, अब समझिए उपचयन आखिर होता क्या है। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, बस यही समझना आपको। कोई भी पदार्थ उसमें ऑक्सीजन बढ़ गया तो हो जाता है उपचयन। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन कमी हो जाती है वह हो जाता है उपचयन। या तो ऑक्सीजन बढ़ेगी या तो हाइड्रोजन कम होगा, बस यही परिभाषा याद करनी है कि जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन होता है, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है मतलब कमी होती है तो वो होता है उपचयन अभिक्रिया। अब हम समझते हैं भाई कि किस अभिक्रिया में ऐसा होता है। देखिए अगर हम कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देखिए यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था ना, नहीं था, ठीक है। लेकिन अब उत्पाद में क्या हुआ कि यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया, मतलब कार्बन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गया ना, बढ़ गया ना, तो उसके कारण इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। आई बात समझ में। देखिए अगर हम पानी की बात करें, अगर हम पानी की बात करें, H2 प्लस O2 क्या बनता है, H2O पानी बनता है ना भाई। देखिए तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, नहीं है, ऑक्सीजन है बट अलग है, जुड़ा हुआ नहीं। लेकिन इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गया, तो यह भी एक उपचयन अभिक्रिया है, ठीक ना। तो यही समझना था। देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर सल्फेट हो रहा है, कॉपर क्या कॉपर ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है। तो देखिए कॉपर यहाँ पर अकेला था, बट इसके साथ ऑक्सीजन जब मिला, मतलब कॉपर के साथ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी, तो इसी को हम कहते हैं क्या, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा, देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, हाइड्रोजन। जब हम गर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था यहाँ पर, बट यहाँ पर हट गया ना। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी और इधर आने के बाद हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन बढ़ गई, इसका मतलब यहाँ पर हो गया उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ तो घट गई ऑक्सीजन, इसके साथ तो ऑक्सीजन घट गई, तो इसका क्या हो गया, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम कहते हैं अपचयन। बस यही अंतर है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो उपचयन, अगर कमी हो गई तो अपचयन। तो इसका मतलब यहाँ पर समझिए, इसका हो गया अपचयन और इसका हो गया उपचयन। इसमें ऑक्सीजन बढ़ी तो उपचयन, इसमें ऑक्सीजन कम हुआ तो अपचयन, यही हमें समझना था। अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो अपचयन कहलाता है, ठीक है। देखिए
यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना। देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन इधर थी बट इधर आकर क्या हो गई, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब हमें इसको अपचयन या विक्रिया कहेंगे। इधर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, बट इधर क्या है, ऑक्सीजन बढ़ गई इसका मतलब उपचयन हो गई। ठीक है, बस इसी को हम कहते हैं अपचयन और उपचयन। ऑक्सीजन की वृद्धि तो उपचयन, ऑक्सीजन की कमी तो अपचयन। ठीक है, अगर दोनों क्रियाएं एक साथ हो जाएं तो उसका क्या नाम देंगे, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो। देखिए यहीं पर इसी अभिक्रिया में देखिए, इसमें अपचयन भी है और उपचयन है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है। ठीक है, यह कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी प्रभाव डालती हैं, हमारे आसपास घटित होती हैं, तो हमें जानना चाहिए कि ऐसी अभिक्रियाएं क्यों होती हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दैनिक जीवन में अपचयन जो होता है ना, संचरण, संचारण जानते हैं, संचारण बहुत बार नाम आया होगा, सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, बट आपको पता नहीं होगा कि ये संचारण होता है। आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगना, मूर्छा लगना, ये क्या होती है, संचारण होती है। सोचिए अगर लोहा को अगर हम वायुमंडल में रख दें नमी और पानी के ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, जंग लग करके खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब कोई धातु ऑक्सीजन, नमी, अम्ल आदि से संपर्क में आती है तो उसके ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जंग लग जाती है। तो जंग लगने के बाद कोई भी धातु कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण के उदाहरण होते हैं। जैसे हम लाइन के तार में बोलते हैं कार्बन लग गया ना, कार्बन, तो उसका मतलब वो संचारण हो गया। लोहे में जंग लग गया, वो भी संचारण हो रहा है। गाना में चांदी है, चांदी को पहन रहे हैं, कुछ टाइम तक पहनने के बाद वो काली हो जाती है, तो इसका मतलब संचारण हो गया। ठीक है, यसद लेपन, यसद लेपन का मतलब होता है गैल्वेनीकरण, मतलब किसी भी परत के ऊपर तांबा चढ़ा देना गला करके, जिंक, सॉरी तांबा नहीं जिंक। ठीक है, जिंक को चढ़ा देना यसद लेपन कहलाता है। अगर हम लोहे के ऊपर जिंक चढ़ा देंगे ना तो लोहा का भी जंग लगेगा ही नहीं। ठीक ना, और पेंट करके संचारण की धातु और बचाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से ऐसा होता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और संचारण रुक जाता है। अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता का मतलब होता है वसा युक्त तैल खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। आपने देखा होगा चिप्स उप्स पैकेट आती है ना, चिप्स की पैकेट हुआ है या कुरकुरे या फिर कुछ ऐसे नमकीन होती हैं जो पैकेट में आते हैं, उसके अंदर गैस भरी होती है। क्यों भरी जाती है, क्योंकि गैस भरने से उसमें होता है जो तेल होता है ना, बहुत दिनों का रखा जाता है उसमें भर करके, वो ख़राब हो जाते हैं। अगर हम गैस भर कर रखते हैं ना तो गैस की वजह से वो ख़राब होना बच जाते हैं। पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा गैस भरा गया होता है। आपको पता होना चाहिए कि उसमें हाइड्रोजन गैस भरे होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के भरने होने के कारण वो हमारे चिप्स कई महीने तक रखे जा सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, यह आपका पहला लेसन ख़त्म होता है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले लेसन के साथ। तब के लिए नमस्कार।